Assalamu alaikum. Today our topic is depreciation, and depreciation is the most complicated topic as far as O-level students are concerned because they feel and they face difficulty in calculation with depreciation. ठीक है, तो सबसे पहले before doing depreciation हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, what is depreciation? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है what is depreciation. Second question is why to depreciate? डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं हम? थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू डेप्रिशिएट. फिर आ गया रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे. और यहाँ पे फिर डबल एंट्री आ गई, टी अकाउंट्स आ गए. और वी विल मूव फर्दर ना, जिसमें डिस्पोजल आ जाएगा और उसमें ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑल दैट. तो फर्स्ट क्वेश्चन कि डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है. तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली depreciation is a non-cash based expense. What is the meaning of non-cash base? ये टर्मिनोलॉजी ऑब्वियस सी बात है कि यू विल बी लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो बेसिकली हियर बाय नॉन कैश बेस्ड expense we mean that there will be no involvement of cash और चेक. यानी ये वो एक्सपेंस है जिसमें कैश कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता. तो है क्या बेसिकली ये. तो पहले जरा एक इसकी अच्छी सी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो बेसिकली मैं इसको बोलता हूँ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट. कौन सा एसेट? नॉन करंट एसेट. बट ओनली वन एक्सेप्शन, लैंड डेप्रिशिएट नहीं करता. ठीक है. अच्छा जी, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट, नॉन करंट एसेट, ओवर इट्स एंटायर यूजफुल लाइफ. ठीक है, ये एक थोड़ी सी बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन हो गई. ये डेफिनेशन बड़ी पसंद है, इसलिए मैं ये जरूर यूज करता हूँ. और अगर आसान करें तो बेसिकली कंजम्पशन ऑफ नॉन करंट एसेट एक्सेप्ट लैंड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. अब डेप्रिसिएशन हम करते क्यों हैं? डेप्रिसिएशन, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, जिसमें सबसे पहला रीजन हमारे पास आता है कि एसेट ऑब्वियसली वियर एंड टीयर होता है. जब हम एसेट को यूज करते हैं तो वियर एंड टीयर होता है एसेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वियर एंड टीयर? जब हम एसेट को यूज कर रहे होते हैं तो वो टूटता है. उसके अंदर जो हम टूट फूट का शिकार होता है एसेट, ब्रेकेज हो जाती है एसेट की. फिर सिमिलरली एसिड हमारा ऑब्सलीट हो जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सलीट? हमारी टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड हो जाता है एसिड. मेरा एसिड यूज नहीं हुआ था, कोई खराबी नहीं थी, लेकिन एसिड मेरा बैकवर्ड हो गया टेक्नोलॉजिकली. थर्ड रीजन, मेरा एसिड डिटेरोरेट हो गया. अब डिटेरोरेट को हम कह सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि गल गया, सड़ गया, रस्टिंग हो गई. ठीक है. और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, पैसेज ऑफ टाइम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसेज ऑफ टाइम? हमने अपने एसेट को, बिल्कुल न्यू एसेट को, नॉन करंट एसेट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन 5 साल 10 साल गुजर गए. तो आफ्टर ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम हमारा एसेट क्या हो गया?
ओल्ड एसेट हो गया और उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी। तो दीज आर द बेसिक रीजंस व्हाई वी हैव टू डेप्रिशिएट आवर एसेट। ठीक है, अब नाउ इफ वी कंसीडर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड डेप्रिसिएशन, तो एज वी हैव डिस्कस्ड, हमने अभी तक अपने चैनल में तो ये डिस्कस नहीं किया, बट इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज वी विल आल्सो डिस्कस इन डिटेल कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो हमारा यूज होता है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट है क्या चीज? तो बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट डील विद द एक्सपेंसेस। ठीक है, व्हाट डज इट सेज? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि एसेट या एक्सपेंसेस, नॉट एसेट, एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच विद द रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू? कॉरेस्पॉन्डिंग रेवेन्यू। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जो जो एसेट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस ये आपस में मैच होंगे। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। तो प्रॉफिट मार्जिन होगा, मैं इसको लिख देता हूँ। ये बोलता है एक्सपेंसेस must be set off against revenue of same year and must be corresponding. Corresponding word means कि जिस जगह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी जगह से एक्सपेंस होना चाहिए। इसको मैं अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में इलेबोरेट करें, तो लेट से मेरे पास एक बिजनेस है, बिजनेस ए, और एक बिजनेस है मेरा बिजनेस बी। बिजनेस ए में अज्यूमिंग कि आई एम प्रोड्यूसिंग बिस्किट्स, और बिस्किट बी, बिजनेस बी में मैं बिस्किट्स नहीं बना रहा, फॉर एग्जांपल आई एम प्रोड्यूसिंग केक्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम बिस्किट must be set off with the expenses incurred in making biscuits। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। जहां का मेरी दो फैक्ट्री थे, हम ये नहीं कर सकते थे कि रेवेन्यू मैंने बिस्किट का ले लिया और एक्सपेंसेस मैंने केक जहां बन रहा है वहां का ले लिया। तो इसी के रेवेन्यू को, जहां पे केक बन रहा है, इसी के एक्सपेंसेस से मुझे सेट ऑफ करना है, तो आई विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है, दिस वॉज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग। सेम ईयर, ऑब्वियसली इट इज वेरी इजीली आप इसको समझ लोगे कि बेसिकली सेम ईयर मीन्स कि जिस साल का रेवेन्यू हो उसी साल का एक्सपेंस। ये ना हो कि रेवेन्यू मैंने नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर का उठा लिया क्योंकि ज्यादा था, और एक्सपेंसेस साल के उठा लिए, तो डेफिनेटली वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट profit। So this was a matching concept। अब matching concept, how matching concept is the application of depreciation? तो बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ये हमें बता रहा है कि जब कभी रेवेन्यू जनरेट होगा तो दे मस्ट बी एन एक्सपेंस। तो बेसिकली जो भी हमारा नॉन करंट एसेट है वो हमें क्या कर रहा है? रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। ड्यू टू दैट रेवेन्यू हम एसेट से सब्सिक्वेंट एक्सपेंस भी होना चाहिए, तो उस एक्सपेंस को हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सब्सीक्वेंट expense arises from consumption of asset due to revenue generation। तो ये इस वजह से डेप्रिशिएट करता है। अब इधर हमारा एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है विच इज बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन अभी आगे आएगी, तो इंशाल्लाह यू विल बी easily
एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, हमने व्हाट इज डेप्रिसिएशन देख लिया, व्हाई टू डेप्रिशिएट देख लिया जिसमें रीजन भी आ गया और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी आ गया। नाउ क्वेश्चन आ गया हाउ टू डेप्रिशिएट। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, how to depreciate, we have two methods. First method is known as straight line method। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड इज वेरी सिंपलिस्टिक मेथड। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम स्ट्रेट लाइन मेथड को एस एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बोलते हैं एस एल एम इज इक्वल्स टू जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट होगी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन विच विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। कि हमारा जो भी एसेट है वो कितना डेप्रिशिएट कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है। ठीक है। सेकेंडली, और दूसरा एक फॉर्मूला भी आ जाता है, उसमें हम बोलते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। समटाइम्स स्क्रैप वैल्यू लिखा होता है, समटाइम्स इसकी जगह रेसिडुअल वैल्यू लिखा होता है, और थर्ड टर्म एक और यूज होती है सिल्वेज वैल्यू। ये सिल्वेज का वर्ड जो है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट में यूज होता है, बट वी शुड नो। तो स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू या सिल्वेज वैल्यू आर द सेम वर्ड। फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं लाइफ से। हमारा एसेट की जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस की, स्क्रैप वैल्यू इज द लेफ्ट ओवर प्राइस, इज द प्राइस ऑफ द लेफ्ट ओवर एसेट। यानी मेरा एसेट यूज हो गया, अब मेरे पास वो एक कबाड़ पड़ा हुआ है जो मेरे लिए यूजफुल नहीं है। एक मशीन थी, नाउ इट इज नॉट यूज इन द बिजनेस। तो मशीन को मैंने क्या किया, जब मैं स्क्रैप आउट करूंगा, सेल करूंगा, तो उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे दैट इज द स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, स्क्रैप कर रहा हूं मैं उसको। ठीक है। और सॉरी फॉर द साउंड, मुझे थोड़ी सी फ्लू है, दैट्स वाई मेरी आवाज़ भी थोड़ी डिफरेंट है आज। खैर, लाइफ इज ऑब्वियसली जो उसकी एसेट की पूरी लाइफ है। तो हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट मेथड जो अभी मैंने आपको लिखवाया ये वाला भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बारे में देखें, इट प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन evenly. What is the meaning of evenly? Same value every year। ठीक है, हर साल it has the same value, value doesn't change, सेम रहती है, दैट्स वाई इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन वर्ड कम फ्रॉम अ ग्राफ। जो हम ग्राफ बनाते हैं, अगर हम ये ग्राफ देखें छोटा सा, तो स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, दिस इज द ईयर, दिस इज द डॉलर साइन जो वैल्यू है, every year, first year, second year, third year, whatever the number of years the asset है, यानी एसेट की जो लाइफ है, उस लाइफ में वो जितना डेप्रिशिएट करेगा इट विल रिमेन द सेम। ठीक है। इसके पीछे एक और रीजन है, वो थोड़ा सा भारी बात है, थोड़ी सी आप कॉन्सेप्चुअल है। वो बेसिकली ये है कि जो मेरा एसेट है वो कुछ एसेट जो है हमारे वो थ्रू आउट इवनली कंज्यूम होते हैं, बिकॉज जो उनके आगे पीछे इन्वायरमेंट होता है इट रिमेन्स द सेम। दैट्स वाई उनकी कंजम्पशन पैटर्न जो है वो हर साल सेम होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि उससे जो रेवेन्यू, एसेट, वो एसेट जिनसे रेवेन्यू जो है वो एवरी ईयर इवनली जनरेट हो रहा है, एक सेम वैल्यू जनरेट हो रही है। तो उन एसेट पे हम जो एक्सपेंस निकालते हैं वो भी सेम निकालते हैं। तो दिस वाज द रीजन व्हाई वी चोजेस स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। सेकंड मेथड which we uses in calculation of depreciation for O level system is reducing balance method। अब ये reducing balance method जो है it is also known as RBM, और समटाइम्स डिमिनिशिंग बैलेंस भी कहते हैं।
तो इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, दिस इज द डिफरेंट सेम थिंग, डिफरेंट नेम्स। अब फॉर्मूला क्या है इसका? फर्स्ट ईयर जो है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, जो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन होती है। बट इन द सेकेंड ईयर व्हाट वी विल डू, जब ये परसेंटेज हम लगाते हैं, ये एक वैल्यू आती है विच इज बेसिकली द डेप्रिसिएशन वैल्यू। हम नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, कॉस्ट में से ये जो डेप्रिसिएशन वैल्यू आती है इसको माइनस करते हैं, वी गेट नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू इज द रिमेनिंग वैल्यू। अब इस पे परसेंटेज लगाते हैं। सिमिलरली थर्ड ईयर हम क्या करते हैं, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, देन वी गेट नेट बुक वैल्यू। इस पे हम परसेंटेज लगाते हैं। व्हाट इज दिस प्रोविजन? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेसिकली द टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन इधर क्या हो गई, एक इस साल वाली डेप्रिसिएशन और एक जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ रही होगी, तो इन दोनों को टोटल करके हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोविजन में रखा, माइनस किया और हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। लेट्स से अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे कि मेरे एसेट की कॉस्ट जो थी वो 10,000 थी, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन 10% थी, ठीक है, और ये आरबीएम था। अब फर्स्ट ईयर जब मैंने इसको डेप्रिशिएट किया तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कहा था मैंने, यानी 10,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, तो आई गेट 1,000। नेक्स्ट ईयर, दिस वाज द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर मैंने क्या किया, 10,000 में से 1,000 मैंने डिडक्ट किया, आई गेट 9,000। 9,000 का 10% निकाला, वी गेट 900। सिमिलरली इन द थर्ड ईयर 10,000 में से मैंने अब 900 माइनस नहीं करना, मुझे प्रोविजन निकालना है। प्रोविजन वॉज द टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन मीन्स कि दिस बोथ वैल्यूज ना 1900। जब मैंने 10,000 में से 1900 माइनस किया, आई गेट 8100। अब 8100 का 10% एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। तो ये वर्ड प्रोविजन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। प्रोविजन मीन्स टोटल डेप्रिसिएशन विच वॉज इन द ईयर वन 1000 एंड इन द ईयर टू इट वॉज 900। जब हमने इन दोनों का टोटल किया, इट वी गेट 1900। तो हमने कॉस्ट में से प्रोविजन 1900 माइनस किया, हमारे पास नेट बुक वैल्यू बची विच इज 8100। फिर इस पे हमने परसेंट लगा दी। सिमिलरली अगर हम ईयर 4 को देखना चाहें, तो अब हमारे पास 10,000, 10,000 माइनस, अब हमारे पास तीन डेप्रिसिएशन आ चुकी हैं, 1,000, 900 और 810, 810। तो 2710 इज द टोटल डेप्रिसिएशन। तो हमने 10,000 में से 2710 माइनस किया, मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ गई 27290। अब मैं इसका 10% लगाऊंगा, तो दैट्स वाई 729। If you can see the pattern, every year value reduce हो रही है, that's why it is known as reducing balance method। Unlike जो हमारा पहला मेथड था, तो अगर हम पहले मेथड से इसको देखें, एस एल एम के मेथड से, जिसमें हमने कहा एसेट की कॉस्ट अगेन 10,000 है और एस एल एम परसेंट जो है वो 10% है। तो व्हाट विल हैपन, 10,000 का हम 10% निकालेंगे विच इज 1,000 पर एनम, यानी एवरी ईयर ये 1,000 से डेप्रिशिएट करेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मींस एवरी ईयर द सेम values goes on and on until and unless asset is sold in between the year. Here we are not discussing that topic right now. So this, there were two methods discussed. There is third method as well, which is known as
रीवैल्यूएशन मेथड। ये जो रीवैल्यूएशन मेथड है, इन ओ लेवल्स, आप जब आगे फर्दर पढ़ोगे तो ये रीवैल्यूएशन मेथड चेंज हो जाता है, बट अप टिल नाउ ओ लेवल्स हो या आईजीसीएसई मेथड हो, उसमें हम रीवैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं। रीवैल्यूएशन मेथड का फॉर्मूला भी वेरी इजी। हम बोलते हैं ब्रॉट डाउन ऑफ नॉन करंट एसेट, इसमें हम ऐड कर देते हैं परचेज ऑफ एनी नॉन करंट एसेट, फिर इसमें से हम माइनस करते हैं डिस्पोजल कॉस्ट, एट कॉस्ट कह लो चलो, ऑफ नॉन करंट एसेट, और लास्ट में हम माइनस कर देते हैं कैरेट डाउन ऑफ नॉन करंट एसेट। तो जो हमारे पास वैल्यू बचती है, दैट इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड था। इंशाल्लाह अगर हमें कोई अभी क्वेश्चन, हम जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो वी विल easily differentiate between all the three methods. These are the three methods which are used in O levels. Okay, now we are moving towards the double entry accounting of depreciation. तो as you people know कि this is O level system, O level system हमेशा टी अकाउंट पहले बनवाता है और जर्नल एंट्री बाद में करता है। तो पहले हम एक काम करते हैं, सेम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, हम टी अकाउंट बना लेते हैं। तो जब हम टी अकाउंट बनाते हैं, तो पहला जो टी अकाउंट विच यूजुअली रिक्वायर इन आवर पेपर इज नॉन करंट एसेट। ठीक है, नॉन करंट एसेट का टी अकाउंट बना लेते हैं। और ये नॉन करंट एसेट की जो है ये कॉस्ट पे बन रहा होता है। नॉन करंट एसेट मीन्स इट कैन बी fixture, it can be furniture, it can be motor vehicle, it can be equipment, any non current asset except land. लैंड एप्रिशिएट नहीं करता। अच्छा जी, सबसे पहले लेट से जनवरी इज आवर स्टार्टिंग, 00 में ले लेते हैं अज्यूमिंग। बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है, इधर आ गई वैल्यू। सिमिलरली ड्यूरिंग द ईयर, फॉर एग्जांपल 10/10/00, हमने एसेट को परचेज कर लिया बाय पेइंग थ्रू बैंक। एक एसेट हमने परचेज कर लिया लेट से 09 बाय पेइंग थ्रू कैश, और एक एसेट हमने परचेज कर लिया 09 अगेन थ्रू लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल। इट कैन बी नेम ऑफ एनी कंपनी जिससे हम उधार पे ले रहे होंगे। तो हमने तीन एसेट परचेज कर लिए, तीन भी हो सकते थे, एक भी हो सकता था, और एक कोई सा भी नहीं हो सकता था। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। तो अब जब हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो एसेट इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड। तो एसेट हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। ऑलवेज रिमेंबर, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट बार बार ये मिस्टेक कमिट करते हैं कि ये इसमें फंस जाते हैं कि बैंक डेबिट हो रहा है। बेसिकली बैंक डेबिट नहीं हो रहा, इट रिप्रेजेंट के बैंक बाय पेइंग थ्रू चेक, बाय पेइंग थ्रू कैश, और बाय टेकिंग ऑन अकाउंट या क्रेडिट, उधार पे हम एसेट ले रहे हैं। ठीक है, ये डेबिट में आ गया। सिमिलरली ड्यूरिंग द ईयर, लेट्स से 31st अक्टूबर 00 को हमने एसेट को सोल्ड कर दिया, जिसे हम बोलते हैं डिस्पोजल। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट डिस्पोज्ड, जो एसेट डिस्पोज किया है उसकी जो कॉस्ट थी वो यहाँ आएगी। नेवर एवर राइट द डिस्पोजल प्रोसीड, या वी कैन से सेल्स प्राइस हियर। इधर हमेशा क्या आएगी, जो एसेट डिस्पोज किया है उसकी कॉस्ट। एट द एंड ऑफ द ईयर 31/12/00, we will get balance carried down। ठीक है, दिस वॉज अ अकाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट विच इज, इसमें बस एक जो नई बात थी वो सिर्फ ये वाली थी, डिस्पोजल। बाकी एसेट के जो हमने टी अकाउंट बनाया इसमें कोई ऐसी बात नहीं की जो ओ लेवल के स्टूडेंट के लिए नई बात हो। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मेकिंग अ अकाउंट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन फॉर depreciation, or sometimes also known as accumulated depreciation।
Now again, there is a lot of confusion कि why we write the word provision, provision account है क्या? तो पहले हम इसका टी अकाउंट बना लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल। लेट्स से अगेन हमारा ईयर स्टार्ट था 1 जनवरी 2000 में। हमने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। This balance always increases on the credit side and decreases on the debit side. Why? We will discuss this later inshallah. फिर लेट्स से एट द एंड ऑफ द ईयर हमेशा याद रखना कि जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो ईयर एंड में होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज इज एन एक्सपेंस और एक्सपेंस को हम क्या शो करते हैं? इनकम स्टेटमेंट से शो करते हैं। तो हमने इनकम स्टेटमेंट लिखा। अगेन दिस इनकम स्टेटमेंट मींस डेप्रिसिएशन चार्ज या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। हमारा ईयर 2000 है तो इस 2000 ईयर की बात हो रही है। ईयर 2000 में जो भी डेप्रिसिएशन आई, जितने भी एसेट थे, चाहे वो एसएल मेथड था, चाहे वो आरबीआई मेथड था, वो इधर आ गई। अगेन ऑन दिस साइड हमने 31st 10 को एसेट जो डिस्पोज किया था, जब वो एसेट मेरे पास नहीं रहा, कब? 31 अक्टूबर को मैंने डिस्पोज कर दिया, सेल कर दिया, तो मुझे उसका प्रोविजन अकाउंट भी रिमूव करना पड़ेगा। तो एज वी कैन सी प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट पे, तो ये डिक्रीज कहाँ होगा? डेबिट साइड पे। तो हमने यहाँ पे प्रोविजन लिख दी डिस्पोजल के नाम से, ये डिस्पोजल अकाउंट में जा रहा होगा। व्हाट डज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट? टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड या डिस्पोज। जो एसेट मैंने सोल्ड कर दिया, उसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन थी, जब से उस एसेट को खरीदा था, उस वक्त से लेके टिल द डेट ऑफ जब हमने एसेट को सोल्ड किया, यानी 31 अक्टूबर। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दी उसकी। एंड एट द एंड 31/12/00 को हमने बैलेंस कैरेट डाउन शो कर दिया। किस चीज का? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। अकाउंट क्लोज। आई नो देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि ये प्रोविजन है क्या चीज, तो हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करते हैं। लास्ट अकाउंट जो हमारा यहाँ पे बनता है टी अकाउंट, वो बनता है डिस्पोजल अकाउंट का। अभी तक हमने थियोरेटिकली डिस्पोजल अकाउंट को डिस्कस नहीं किया था, बट टी अकाउंट में बना इसलिए रहा हूँ ताकि मैं फिर इसकी ट्रांजैक्शन समझाऊंगा। डिस्पोजल इज बेसिकली disposal account is prepared to know whether there is a profit or there is a loss in the sales of non-current asset which is used by the business due to any particular reason. We are not dealing with that reason, हमारा एसेट जो सेल हो गया। अब अगर हम इधर देखें, हमारा एसेट क्रेडिट हुआ था डिस्पोजल की वजह से, तो मेरा डिस्पोजल डेबिट हो गया 31/10/00 को नॉन करंट एसेट की वजह से। नाउ ये डबल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, ये जो येलो से मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड एंट्री जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो ये वाली हो गई, जो हमने क्या कहते हैं, जो प्रोविजन को डेबिट किया था। तो प्रोविजन हमने डेबिट किया था डिस्पोजल की वजह से, तो हम डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन की वजह से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगेन दिस वैल्यू विल बी द वैल्यू, इसको मैं जो हूँ हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो इधर आ गई, डबल एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। आई थिंक ये एंट्री समझ आ गई होगी। ठीक है, ये क्यों करते हैं अभी मैं ये बताऊंगा। फिर ये भी ऑब्वियसली हमने 31/10/00 दिखाया। और एक और चीज आती है 31/10/00 को, जो हमने एसेट सेल करने में चेक, कैश या ट्रेड रिसीवेबल जो हमें रिसीव हुआ। आफ्टर दिस वी हैव टू क्लोज द टी अकाउंट। और जब हम टी अकाउंट को क्लोज करते हैं, इट कैन बी, क्या पता ये साइड हमारी हैवी हो, क्या पता ये वाली साइड हैवी हो। जहां पे हैवी साइड होगी उसके ऑपोजिट में हम वैल्यू लिखेंगे, और वो वैल्यू हमारी कहलाएगी इनकम स्टेटमेंट। अगेन
if the income statement is on the left side, sorry, right side, so it represent loss. What loss? Loss on disposal of non-current asset. And if it is on the debit side, इनकम स्टेटमेंट हमारा यहां आ रहा है, तो इट रिप्रेजेंट के वी आर हैविंग अ गेन ऑन डिस्पोजल। अब अगर इसको हम कैलकुलेशन वाइज देखें, तो आई थिंक दैट वुड बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। इसके बाद इंशाल्लाह एक क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स से मेरी कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट जो मैंने डिस्पोज किया है उसकी इधर आ गई। इसमें से मैंने लेस कर दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी मेरा एसेट जो सेल हुआ है उसकी कंप्लीट कितने से वो डेप्रिशिएटेड था। जब मैंने इसको इससे माइनस किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई उसको मैंने क्या कहा, नेट बुक वैल्यू। नाउ ये जो नेट बुक वैल्यू आई है, ये रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट है जो एसेट कंज्यूम किया जा सकता था। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, डिस्पोजल वैल्यू से। अब अगर डिस्पोजल वैल्यू इज ग्रेटर, अगर ये वैल्यू ग्रेटर है तो वी विल हैव अ गेन। यानी मेरा जो एसेट था, अज्यूमिंग 1000 नेट बुक वैल्यू थी, इसको मैंने 1200 में सेल कर दिया, तो मेरे पास 200 का गेन आ गया। और मैंने डिस्पोजल किया एसेट लेस देन नेट बुक वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है। यानी मेरा एसेट 1000 का था, मैंने 800 में सेल किया, तो मेरे 1000 रुपए की एसेट को जब मैं 800 में सेल करूंगा तो मुझे 200 का लॉस हो जाता। दिस वॉज अ सिंपल थियोरेटिकल वर्क। अब इसकी हम डबल एंट्री देखते हैं, और डबल एंट्री के बाद इंशाल्लाह वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज या पार्ट जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम पहले डबल एंट्री देख लेते हैं। डबल एंट्री को मैं हमेशा हेडिंग दे देता हूँ। पहली को हम बोलते हैं परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर मेरा नॉन करंट एसेट परचेज हो रहा है तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, मैं बोलूंगा नॉन करंट एसेट है मेरा, इट विल इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड, तो इसको मैं डेबिट कर दूंगा। और कैश, बैंक या ट्रेड पेबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में मैं अभी इन डेप्थ इसकी बात नहीं करूंगा, सो दैट कंफ्यूजन हो। ये बात हम बाद में करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन का ओरिजिन क्या है। इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब यहाँ पे दो कंफ्यूजन है कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या भला है, और ये इनकम स्टेटमेंट क्यों आ रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों नहीं आ रहा। तो इन दोनों चीजों की पहले हम थ्योरेटिकल बात करेंगे, आफ्टर डूइंग सम क्वेश्चन, सो दैट क्लास बोरिंग ना हो। उसके बाद फिर हम जो है ना इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हमारी डिस्पोजल आ जाती है। अच्छा, डिस्पोजल में ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 4 ट्रांजेक्शन। डिस्पोजल में सब ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, जिसमें हम पहली ट्रांजेक्शन को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ नॉन करंट एसेट टू डिस्पोजल अकाउंट। हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं एट कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट का वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, तो ये मिस्टेक ना हो। तो अब जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम बोलते हैं डिस्पोजल डेबिट। ठीक है, डिस्पोजल में डेबिट किया, और नॉन करंट एसेट चूंकि हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, तो हम नॉन करंट एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। दिस वाज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। देन कम्स द सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन ये है क्लोजिंग प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। जो एसेट डिस्पोज्ड हो गया उसकी
प्रोविजन को हम क्लोज कर रहे हैं। तो इसकी प्रोविजन को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करते हैं, प्रोविजन डिक्रीजेज ऑन द डेबिट साइड, और इसको हम कहाँ क्लोज करते हैं? डिस्पोजल अकाउंट में क्लोज करते हैं, या रिमूव करने का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो हम डिस्पोजल को क्रेडिट करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन, अब भाई जरा अच्छी बातें भी तो करें। अरे यार, अच्छी बात से मतलब कि बैंक कैश रिसीव्ड हो रहा है ऑब्वियसली, और ट्रेड पेबल भी हो सकता है, या इसको सेल्स प्रोसीड्स भी हम कहते हैं। अब इधर हम ट्रांजैक्शन क्या करते हैं? ऑब्वियसली वी आर रिसीविंग, तो बैंक कैश या ट्रेड रिसीवेबल को हमने डेबिट किया और डिस्पोजल को क्रेडिट किया। आफ्टर डूइंग ऑल द नेसेसरी ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या करती है? या तो ये लॉस है या ये गेन है। इन केस देयर इज अ लॉस, तो हम एंट्री क्या करते हैं? इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और डिस्पोजल क्रेडिट। ठीक है, तो लॉस था तो हमने इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया, और इफ इट इज अ गेन तो हम एंट्री क्या करते हैं? डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करते हैं और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करते हैं। तो दिस वाज अबाउट द जर्नल एंट्री। आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो we will try to solve the question, and I will inshallah try to explain the solution of questions। और इसमें एक चीज और है जो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज प्रोविजन अकाउंट, व्हाट इज द पॉलिसी of the depreciation, so that you will be able to understand it better. Okay, inshallah, please like, subscribe and share this video. Jazakallah.